हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सबको पता है कि एमपीएडीपीओ ने अपनी वैकेंसीज लॉन्च कर दी हैं और अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम भी है। तो अगर आप भी चाहते हो कि 2026 में आपको एक गवर्नमेंट सीट मिले और शुरुआत आप अभी से करना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे मैं आपको करवाने वाली हूँ पॉलिटी का पूरा सेक्शन, जो कि शुरू करने वाली हूँ मैं ज़ीरो से एकदम हाई लेवल तक। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी पॉलिटी स्ट्रांग बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए अपलोड हो तो आप उसको देख सकें। तो जो हमारा सबसे पहले बात आती है कि पॉलिटी में हम क्या बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो सबसे पहले ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो रहता है वो सुप्रीम लॉ रहता है कंट्री का, यानी कि इसके ऊपर कोई और लॉ काम नहीं करता है, कोई और लॉ इसके ऊपर एनफोर्स नहीं होता है। अब ये क्या रहता है, ये बताता है गवर्नमेंटल जो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं उनको अपनी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटीज़, ये सब कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। किस लिए? ताकि जो उनका सिटीजन्स हो, जो भी इंडिया के सिटीजन्स हो, उनके वेलफेयर के लिए ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया है। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और दी गई है यहाँ पे, जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि जो हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को वो डे था 26 नवंबर 1949। और इनेक्ट कब किया था हमने, तो इनेक्ट किया था हमने 26 नवंबर 1950, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। फिर ये क्या करती है, एक बॉडी है जो कि सेट करती है रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके ऊपर पूरी कंट्री हमारी वर्क करती है। उसके बाद इसको बनने में कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको बनने में लगे थे। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितना टाइम उसमें लगा था, क्या गवर्न करती है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पे, वो आते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना लेंथी है और इतना स्पेशल क्यों है, तो उसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन एन इंडिपेंडेंट स्टेटस टू जुडिशरी। इसने यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेटस दी है हमारी जुडिशरी को। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के जो हमारे, जैसे कि आपने देखा होगा एग्जीक्यूटिव रहता है और जुडिशरी, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके बाद जो सेकेंड यहाँ पे दिया है वो हमारा दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी, जो कि हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे। तो ये जो है डीपीएसपी, इसमें क्या रहता है, इसमें जो रहता है ना, पब्लिक वेलफेयर और सोशल जस्टिस के बारे में हमें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है। यहाँ पे मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स पाए जाते हैं जिनके अलग अलग रिलीजन रहते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू, मुस्लिम और सिख्स, पर्शियन, कुछ इस टाइप के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है और हम लोगों ने ध्यान रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऑल रिलीजियन गेट इक्वल ट्रीटमेंट, हर को समान अधिकार मिले। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है हमारा, वो है कि हमने यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ साथ टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, हम लोगों ने यहाँ पे वन सिटीजनशिप भी दी गई है, विच मीन एकल नागरिकता का कंसेप्ट भी हम लोगों ने यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला जो है, वो है हमारी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई हैं। तो ये है हमारा कुछ फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके मेन फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम लोग जानेंगे यहाँ पे। अब मेन फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा इंडिया है उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, जैसे कि ब्रिटेन में चलता है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने किस कंट्री से उठाया है, तो वो हमने किससे उठाया है, ब्रिटेन से उठाया है। अब इसमें क्या रहता है कि हम लोग, हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं उन लोगों को पार्लियामेंट में बिठाते हैं, ताकि वो हमारे जो मुद्दे रहे, हमारे जो मैटर्स हैं, उनको पार्लियामेंट में सबके सामने रखें। तो ये रहते हैं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके बाद जो रहता है सेकंड है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने फेडरल स्ट्रक्चर दिया है। अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, बस डिवीजन ऑफ पावर कर दिया है हम लोगों ने सेंटर और स्टेट के बीच में। यहाँ पे सेंटर और स्टेट की पावर हम लोगों ने डिफाइन कर दी है कि सेंटर इतना काम करेगा, स्टेट इतना काम करेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो सेंटर है उसको थोड़ी ज़्यादा पावर दी है, क्योंकि
जो सेंटर रहता है वो सिक्योरिटी पर्पस और नेशनल यूनिटी स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के कारण हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावर दी रखी है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड बैलेंस। तो ये जो टर्म है वो बहुत बच्चों को समझ नहीं आती है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप। जैसे कि यहाँ पे हमारा फीचर है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी का और रिजिडिटी का। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी क्या स्टैंड करती है, तो जैसे कि कुछ प्रोविजंस दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि जिनमें हम लोग बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो वो हो गए हमारे रिजिड की एकदम कठोर वो प्रोविजंस हैं कि हम उसमें कुछ भी अपने मन से या फिर कुछ भी उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो ये हो गया रिजिड कि वो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। उसके बाद जो सेकंड टर्म है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी का मीन्स क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मीन्स ये होता है कि हम लोग कुछ चेंजेस में ला सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करके चेंजेस ला सकते हैं कुछ प्रोविजंस में। तो ये हो गया फ्लेक्सिबल, यानी कि आसानी से हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे 3 टाइप की लिस्ट है। ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले डिटेल में, बट आप ऊपर ऊपर का देख लो यहाँ पे अभी कि एक रहता है हमारी यूनियन लिस्ट, एक रहेगा स्टेट लिस्ट, एक रहेगा हमारा कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पे जो यूनियन लिस्ट रहेगा वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर रहेगी कि वो हमारे लॉ बना सके। उसके बाद जो आ जाएगा हमारा स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, जिसके अंदर जो रहेगा स्टेट के पास ये पावर रहेगी कि वो लॉ बना सके। और उसके बाद जो आ जाए कंकरेंट लिस्ट, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हो जाते हैं जहाँ पे कि बोथ सेंटर और स्टेट अपने अपने लॉ बना सकती है। अब ये हमने क्यों किया है? ये तो हमारा हो गया डिवीजन ऑफ पावर हो गया ना यूनियन, स्टेट और कंकरेंट में। तो ये इसलिए किया गया है डिवीजन ऑफ पावर, ताकि जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स के यानी कि जो कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर कर रखा है। तो ये हो गया है हमारा पूरा ओवरव्यू आज का। अब हम जो कल से करने वाले हैं वो है हमारा प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें आप लोगों को पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स है। 22 पार्ट्स में 395 आर्टिकल्स दिए गए हैं और 12 शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो हम ये सब करने वाले हैं आगे वाली क्लासेस में, और उसी के साथ साथ हम इसमें क्या करने वाले हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सिटीजनशिप है। तो ये सब हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं जो कि आपके एडीपीओ में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको जो करना है, अगर आपको क्लास के नोट्स चाहिए है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको जो भी क्लास के पीडीएफ रहेंगे, नोट्स रहेंगे, वो आपको वहीं पे मिल जाया करेंगे, ताकि आप एक बार क्लास का देख के फिर अपने से खुद पढ़ लो और आपके नोट्स भी इसी से बन जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ही हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।